मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए। आज हम लोग टैली की एक सीरीज़ में नए अध्याय पे काम करने वाले। अकाउंट्स ग्रुप क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा, अकाउंट्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शंस एंट्री कितने प्रकार की होती है, कैसे की जाती है, डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। और अब हम लोग ट्रांजैक्शंस के और आगे जाने वाले हैं अकाउंट्स के ग्रुप्स। तो चलिए आइए हम समझते हैं व्हाट इज़ द अकाउंट्स ग्रुप इन टैली एंड हाउ मेनी दीज टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो अकाउंट्स ग्रुप में हम लोग आते हैं। अकाउंट्स ग्रुप मोस्टली 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, आगे मैं इसके और भी वर्गीकरण बताऊंगा कि किस तरीके से इनको क्लासीफाइड किया जाता है, परंतु अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो हमारी संख्या 5 को अपन को समझना पड़ेगा। जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि 5 संख्या, तो हम अपने हाथों की उंगलियों को ज़रा देखें तो वो 5 हैं, और उसी प्रकार से हमारे अकाउंट्स के भी प्रकार होते हैं। अकाउंट्स में हमने पढ़ा कैपिटल, असेट, लायबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस। लास्ट टाइम हमने इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी कि कैपिटल्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। एक बिजनेस के एग्जाम्पल से हमने इसको समझा भी था। हमने ये देखा था कि एक व्यक्ति अगर बिजनेस प्रारंभ करना चाहता है और 1 लाख रुपए यदि उसके पास में प्रारंभिक राशि है, तो वो प्रारंभिक राशि को कैपिटल कहते हैं। और जैसे ही वो बिजनेस में लागत को इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो वो बिजनेस का भाग दूसरा पार्ट बन जाता है, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं। क्योंकि अकेले उसकी कैपिटल से उसका बिजनेस नहीं होने वाला, इसलिए वो मार्केट से भी कुछ उधारी लेता है और तरह तरह की लायबिलिटीज़ अपने ऊपर लेता है। तो जो कंप्लीट उसका असेट्स हो जाता है, जिसमें कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों शामिल हो जाते हैं, तो उस टोटल को असेट्स कहते हैं। यहाँ पर लायबिलिटी शब्द जो भी देनदारियाँ मार्केट में हम लेते हैं, जो भी हम लोग क्या है कि ऐसा कुछ सामग्री उधार पे ले लेते हैं या फिर कोई पैसा मार्केट से उठा लेते हैं, उनको हम लोग लायबिलिटीज़ की संज्ञा देते हैं। तो लायबिलिटीज़ अपनी नहीं होती है, दूसरों को देनी होती है, जबकि कैपिटल स्वयं की होती है, उसे किसी दूसरे को देना नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है कैपिटल में, और इन दोनों के योग को एसेट्स कहते हैं। अब यदि मान लो हमको बिजनेस चलाना है, गाड़ी को चलाना है, बिजनेस लाइक का गाड़ी, तो हमें उसे चलाते रहना पड़ेगा, तो ही हमें इनकम होगी। उस चलाने के लिए कुछ एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं जिनको कि करना आवश्यक है, अदरवाइज गाड़ी नहीं चलेगी। तो सेम इसी तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए एक हमें एक्सपेंस करने होते हैं, कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड होते हैं। ये एक्सपेंसेस हमको करने होते हैं और इन्हें हम एक्सपेंसेस की संज्ञा देते हैं। ये कंपलसरी होते हैं और इन्हें हम वापस नहीं प्राप्त कर सकते। इनको वापस लेने का एक ही तरीका है कि हम बिजनेस में इनकम करें और इनकम से ये एडजस्ट होंगे। तो एडजस्ट होते हैं, तो इनकम हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, इनकम जो होती है 2 प्रकार की होती है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एक्सपेंसेस को घटाते हैं तो हमें इनकम प्राप्त होती है। तो मोटे मोटे ये 5 ग्रुप्स आप समझ लीजिए, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस। मैं आप लोगों से फिर से एक बार दोहराने को बोलूँगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये रेस्ट रह पाते हैं। तो आप लोग बताइए कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। 1 कैपिटल, 2 एसेट्स, 3 लायबिलिटीज, 4 एक्सपेंस एंड 5 यस इनकम। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। नाउ इन अकाउंट्स में हमने बेसिकली देख लिया। अब इनमें आपस में किस तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं ये भी हमने जाना। आगे हम इनके ग्रुपों के और भी टाइप्स जानेंगे, कितने इसके अंदर मतलब कितने सब टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे इनके प्रकार होते हैं। तो चले हम देखते हैं इनके अंदर और क्या क्या होता है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़े 5 ग्रुप्स होते हैं। इन 5 ग्रुपों के अंदर टैली में 28 ग्रुप में इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है। मतलब 28 ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 28 इतने सारे हो जाएंगे। इसलिए हम इन्हें 5 ग्रुप्स के ही क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, जिससे हमें और ईजी हो जाएगा। तो नंबर्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो 5 ग्रुप हैं, पहला सबसे पहले नंबर ग्रुप कौन सा है आप बताएं ज़रा मुझे। यस, पहला ग्रुप है कैपिटल। जैसा कि इधर पे दिया हुआ कैपिटल पहला ग्रुप है ना। तो कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैपिटल्स जनरली हम लोग यहाँ पर ये अपने इस तरह के क्लासिफिकेशन में हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक भाग और दूसरा भाग। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं इसे हम समझ लेते हैं, तो हमें क्या होगा कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक भाग ये और एक भाग ये।
तो ये बात जो है इसको हमने क्या है कि क्रेडिट साइड ग्रुप की संज्ञा दी गई है, और इस तरह के जो भी ग्रुप हैं वो डेबिट साइड के ग्रुप हैं। तो पहला नंबर हम लोग ने कैपिटल पढ़ा, तो कैपिटल ये पहला नंबर है। तो व्हाट इज़ द कैपिटल? कैपिटल आप जानते हैं, कैपिटल के अंडर में और भी 3 कैटेगरीज आती हैं। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? कैपिटल्स, जैसे आप उसे वर्गीकृत करेंगे तो प्रोपराइटर जो लागत मूल्य लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं, तो उसे हम कैपिटल के रूप में दे रहे हैं। दूसरा रिटेन अर्निंग, आपने जब चक्र देखा था तो लास्ट में 5वें लाइन में प्रॉफिट होता है या इनकम होती है। कई बार ये होता है कि जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं उस दौरान पर आपकी इनकम्स जो होती है वो बुक नहीं हो पाती है। बुक नहीं मतलब कि बुक उनका क्या है कि आपने धंधा तो कर लिया है, आपने बिजनेस कर लिया, बट तो रिसीविंग्स नहीं मिल पाई है। और इसी दौरान 31 मार्च आ गई और नेक्स्ट अप्रैल आने वाली है, तो अब उस दिन क्लोजिंग के दौरान पर हम उस प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग के लेजर में डाल देते हैं। तो रिटेन अर्निंग मीन्स कि ऐसी इनकम जो कि अभी बुक नहीं की गई है परंतु हमने अर्न कर लिया गया है। इसी तरीके से जब भी हम अपनी ब्रांच को एक्सटेंड करते हैं और सब ब्रांचेस बनाते हैं तो डिविजन्स बनते हैं और वो भी हमारे कैपिटल का हिस्सा होते हैं। तो कैपिटल्स को टैली में 3 तरह के अकाउंट्स में, सब अकाउंट्स में दिया गया है, कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, ब्रांच एंड डिविजन्स। जैसे ही ये कैपिटल्स आपकी आती है बिजनेस में तो उसका दूसरा रूप हो जाता है एसेट्स का। तो इधर हम फिर से देखें व्हाट इज द एसेट्स। तो एसेट्स में भी हम एसेट्स को 2 प्रकार की एसेट में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है करेंट एसेट और एक होती है फिक्स एसेट। तो पहला हमारा पार्ट है करेंट एसेट। करेंट एसेट को अगर हम अच्छी तरह से समझें तो करेंट एसेट ऐसी है जिसका कि टाइम स्पेन बिलो 365 डेज होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी एसेट जिसका हमारे पास में रहने का कार्यकाल ज़्यादा से ज़्यादा 365 दिन हो सकता है, उससे ज़्यादा वो हमारे लिए पास में नहीं रहेगी। तो देखते हैं कौन कौन सी एसेट जो हमारे पास में 365 दिन से कम दिनों के लिए, वो मे भी 1 दिन हो सकता है, 0 दिन भी हो सकता है और 365 दिन भी हो सकता है, पर 365 दिन से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसी एसेट्स में हम करेंट एसेट को ही बोलते हैं। तो करेंट एसेट टैली में एक एसेट्स का नाम करेंट एसेट दिया हुआ, जो भी करेंट एसेट होगी उसको हम लोग कैश अकाउंट्स के रूप में देख सकते हैं। व्हाट इज़ द कैश अकाउंट्स? जो हम कैश की संख्या देते हैं, नोट्स और जो भी सिक्के होते हैं, जो भी अकाउंट्स होते हैं हमारे बैंक में, है ना, कैश के रूप में होते हैं। दूसरा हमारा बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स वो होते हैं जो कि आप बैंक में अपने खाते खुलवा के पैसे रखते हैं, उसमें जो भी पैसे रखे हैं उन्हें बैंक अकाउंट की कैटेगरीज में रखते हैं। दूसरा हमारा डिपॉजिट्स, अगर हमने कहीं पर भी पैसा जमा करके रखा हुआ है, मे बी हम किसी व्यक्ति को अमानत के रूप में दे सकते हैं, मे बी हमने एडवांस डिपॉजिट कराया रखा है, मे बी हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रखा है, तो आप डिपॉजिट्स को भी करंट एसेट्स में दे सकते हैं। ये हमारा धन है जो कहीं जमा है। 5वां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, है ना। ये इन्वेस्टमेंट हम शॉर्ट टर्म अवधि के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट के लिए, छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस कैटेगरी में भी हम लोग करंट एसेट्स में इसको रखते हैं। 6वां हमारा स्टॉक, जो भी हम माल खरीदते हैं उसको हम गोडाउन में रखते हैं, और गोडाउन में मीन्स कि हमने जितना भी माल परचेस किया है वो हमारा स्टॉक कहलाता है। ये भी हमारे लिए करंट एसेट है क्योंकि हम इसे कुछ दिनों बाद में बेच कर फिर से पैसा प्राप्त कर लेते हैं। 7वां हमारे सन्डे डेटर्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको कि हम लोग क्या करते हैं, माल सेल करते हैं। ज़रा ये ध्यान से हमारे लिए देखने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बार हमारे ट्रांजैक्शंस में आते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम लोग माल सेल करते हैं। ये एक तरह के व्यापारी हैं, ये व्यक्ति होते हैं या कोई संस्था होते हैं। तो जिन लोगों को हम लोग माल सेल करते हैं उधारी में, आप यहाँ पर ध्यान रखना उधारी में, क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिया, तो उन्होंने पैसे नहीं दिया इसका मतलब हमारा माल उनके पास में, हमारे पैसे उनके पास जमा है, कुछ दिनों बाद में 365 दिन से कम दिन में वो हमें वापस कर देंगे। और ये कंपलसरी कंडीशन है उसकी, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमसे उधार ले सकते हैं, उसके बाद में उन्हें पैसे हमें देने ही होंगे। तो सन्डे डेटर्स ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम लोग माल बेचते हैं। ये व्यक्ति है तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये सेल्स नहीं है एक्चुअली, परंतु यहाँ पर इनका व्यवहार बस हमको देखना है कि इनको बेचते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं अक्सर। आप सन्डे डेटर्स, मान लो कोई भी व्यापारी को सन्डे डेटर्स की कैटेगरी में रखना तो आप उसे सेल की कैटेगरी में रख देते हैं। तो यहाँ ये गलती ना दोहराएं। पर हाँ, सेल्स पहचान करने के लिए गुड सेल्स अकाउंट हमारे लिए स्पेशल अलग से होता है।
और वो हम अलग से देते भी हैं। तो गुड सेल्स अकाउंट्स अलग से होता है। तो सेल्स अकाउंट्स या जो भी व्यक्ति ऐसे जिनको हम लोग माल उधारी में बेचते हैं उन्हें संडे डेटर्स कहते हैं। इसके बाद में आपके कुछ एसेट्स मिसलेनियस एक्सपेंसेस के रूप में भी टैली में दिए हुए हैं, जिनका कि हम लोग एसेट्स के रूप में प्रयोग करते हैं। एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम वापसी योग्य होते हैं। ध्यान रखें, एसेट्स में और एक्सपेंस में एक लिटिल डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि एसेट कैन बी रिवर्स, वापस हो सकती है। मतलब एसेट में लगाया हुआ धन वापस हो सकता है, जबकि खर्चे में लगाया हुआ धन कभी वापस नहीं होता है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो मे भी हमको क्या है रिफंड हो जाते हैं। तो ऐसे कैटेगरी के एक्सपेंसेस को मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रखा जाता है। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। आपको एसेट उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको सिर्फ इसकी की पॉइंट इतना याद रखना है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम रिफंड ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, और इनको वापस लेने का मैक्सिमम टाइम पीरियड 365 दिन से कम होगा। ठीक है, 365 दिन के अंदर ये हमको कैश में तब्दील हो ही जाएंगी। ये है इसका बहुत ही सिंपल की पॉइंट्स है। तो एसेट आर दीज प्रॉपर्टीज या दीज इस तरह की हमारी ग्रुप्स हैं जिनको कि हम लोग उसमें पैसा डालते हैं और वो हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट होते हैं, जिनको हम लोग किसी भी तरह से 365 दिन के अंदर में क्या वापस ले लेते हैं, वो करंट एसेट कहलाते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट दैट इज इसी के सेकंड पॉइंट में करंट एसेट के बाद में दूसरा होता है फिक्स एसेट। तो व्हाट इज अ फिक्स एसेट? जैसे कि करंट एसेट को 365 दिन में हम वापस ले सकते हैं, फिक्स एसेट का टाइम स्पेंड मोर देन 365 डेज होता है। टाइम स्पेंड इक्वल और मोर देन 365 डेज। तो समझ लीजिए यही लिटिल डिफरेंस है। मतलब कि एक से लेकर एक महीने, एक दिन से लेकर 365 दिन तक तो केवल करंट एसेट है, परंतु 365 दिन के बाद जो भी टाइम पीरियड आएगा वो फिक्स एसेट के लिए कैटेगराइज होगा। इनमें से कुछ भी अगर मान लो उपरोक्त में से कुछ भी अगर 365 दिन से ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाएगा, परंतु ये तो कैश हमारा क्या होता है मैक्सिमम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए होता है। चलिए नाउ कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग फिक्स एसेट की कैटेगरी में रखते हैं ये देखें हम लोग। तो इनमें हमारी प्रॉपर्टीज़ जो भी संपत्तियां होती हैं, हमारे फर्नीचर्स, व्हीकल्स, टूल्स, मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं इसी की कैटेगरी में आते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें हम लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म पीरियड में करते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग जो है कि खरीदते हैं एसेट्स के रूप में यूज़ करने के लिए, उपयोग करने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है। जैसे आप पंखा खरीद रहे हैं तो पंखा आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो वो स्टॉक के अंदर में आ जाएगा, पर पंखा घर में उपयोग करने के लिए खरीद रहे हैं तो यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं तो आप निश्चित रूप में उसके लिए गारंटी देखेंगे, 2-4 साल 5 साल तक चले, सर्विस दे, खराब ना हो, इस तरह के आप फीचर्स उसके देखेंगे। तो वो अपने आप में यही कह रहा है कि आप मोर देन 365 डेज के लिए खरीद रहे हैं इसको। तो ऐसी चीज़ों को फिक्स एसेट की कैटेगरीज में रखा जाता है। मैं समझता हूँ फिक्स एसेट आपको फिर से समझ में आ गया होगा। तो अपने आसपास में चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें जिनको आप उपयोग की दृष्टिकोण से खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़, आप व्हीकल्स खरीदते हैं, आप अपने जो भी टूल्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, फर्नीचर्स होते हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि यूज़ के लिए आप उपयोग के लिए खरीदते हैं, वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आती है। क्लियर? मैं समझता हूँ आपको फिक्स एसेट समझ में आ चुका है। फिक्स एसेट में कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ फिक्स एसेट मीन्स फिक्स एसेट। नाउ वी कम टू द अगेन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। ये तो हमारा क्या है 2 नंबर की कैटेगरीज में है। हम तीसरे नंबर पे आते हैं, दैट इज़ द लायबिलिटीज़। व्हाट इज़ द लायबिलिटीज़? तो लायबिलिटीज़ को भी हम क्या है कि 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो करंट लायबिलिटीज़, अगेन इसकी भी डेफिनेशंस वही है 365 दिन के अंदर में, और एक और होता है फिक्स लायबिलिटीज़, इसकी भी डेफिनेशंस वही है 365 दिन से ज़्यादा। तो लायबिलिटीज़ एक्चुअल में 365 लायबिलिटीज़ एक तरीके से किसी भी बंदे के लिए एक डरावना शब्द है। मतलब वो उसको तकलीफ देता है। कैसे तकलीफ देता है? लायबिलिटीज़ मीन्स लोन आपको, अरे यार लोन कैसे ले लेंगे यार, लोन जब तक ज़रूरी ना हो लोन आप लेते नहीं हैं। आप कोई भी जवाबदारी या चुनौती को तब तक नहीं लेते जब तक कि कोई आपको बहुत ही बड़ी आवश्यकता ना पड़ी हो। तो लायबिलिटीज़ कम से कम होना चाहिए, क्योंकि एक रिस्क यहीं पर है।
आपका ज़्यादातर बिजनेस में बोलते हैं ना कुछ लोग रिस्क है, तो रिस्क कहाँ पर है? पैसे डूबने का आपको जहाँ खतरा होता है वहाँ पर। तो आपने लोन ले लिया है और चुका नहीं पाए तो क्या होगा? रिस्क है आपके लिए। तो लायबिलिटीज़ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ऐसा पैमाना है जो कि थोड़ा सा डरावना सा है और आपको वहाँ पर केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सावधान रखने की भी। तो इसी तरीके से लायबिलिटी को समझें। लायबिलिटीज़ के अंतर्गत में जो कम पीरियड के लिए होती हैं लायबिलिटीज़, मतलब कम समय को रहती हैं, जिनको आपको 365 दिन के अंदर चुकाना ही चुकाना है। अब आपको पिछले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने साइकिल बताया था उसमें आपको लायबिलिटी समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ लोन होती है, लोन जो आप जितने भी प्रकार के लोन लेते हैं, लोन में भी आपने देखे होंगे अनसिक्योर लोन, एक ऐसे लोन जिनमें आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है। आप अपने रिश्तेदारों से, आप किसी से भी आप ले सकते हैं। आप उसको क्या है कि सामान्य पेपर में एग्रीमेंट करके ले सकते हो, लिखा पढ़ी करा सकते हो। तो ऐसे लोन अनसिक्योर लोन कहलाते हैं। और सिक्योर लोन वो कहलाते हैं जिसमें आप कोई भी अपनी एसेट को जो आपकी हैं ऑलरेडी, उनको आप क्या कर सकते हैं? कोलिटरल या मॉर्टगेज करते हो। तो ध्यान रखेंगे आप जिसमें कि आप क्या करते हो? एसेट को मॉर्टगेज करते हो, उस समय पर आपकी ये क्या होती है? ये जो होती है लायबिलिटीज़ सिक्योर लोन के अंतर्गत में आ जाती है। तो आप मॉर्टगेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मॉर्टगेज। इसको कोलेटरल के रूप में आप दे रहे हैं, ठीक है। तो सिक्योर लोन में आप जो से कुछ गिरवी रखते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? मॉर्टगेज या सिक्योर लोन के अंतर्गत में कहते हैं। नाउ इसके अंतर्गत में आपका एक और चीज़ आती है, बैंक की ओडीज ओवरड्राफ्ट आप करा लेते हैं। बैंक में अगर मान लो आप लिमिट बनवाते हैं या सीसी लिमिट लेते हैं तो ये दोनों ही उसी के अंतर्गत में आती हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आपका जो पार्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? जब आप किसी भी माल को अपने पास में, आपके पास पैसे थे, पैसे कम पड़ गए, आपने क्या है व्यापारी के पास में गए और बोले कि भाई हमको माल और ख़रीदना है, परंतु मेरे पास में धंधा तो है पर अभी हाल फिलहाल में मेरे पास में आपको माल के पैसे देने के लिए नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 दिन बाद ये माल बेचकर ये पैसे आपको दे दूंगा। अब कोई भी व्यापारी हो, उसे अपने माल को सेल करने की एक बहुत आवश्यकता होती है और वो आप पे मतलब जो जान पहचान के लोग होते हैं उन पे बिलीव करता है। दुकानदार है, उसकी अपनी खुद की दुकान है, रोज़ खुलती है, तो वो बिलीव करता है कि 10-5 दिन में ये माल बेच के दे देगा। और इस तरह से 10-25 लोग जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे तो माल उसके बेचने के डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे अकाउंट्स हो जाएंगे, है ना, काउंटर हो जाएंगे, जिससे कि उसका माल बिकने की श्योरिटी हो जाएगी। तो ऐसे लोग जिनसे हम लोग माल खरीदते हैं, ये नाम हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई संस्था का नाम हो सकता है, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना कि खरीदते हैं उधारी में। किसमें? उधारी में। उधारी में मतलब ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, या जिनसे हम लोग उधारी में माल खरीदते हैं, उन व्यक्तियों को सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत में रखा जाता है। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि सन्ड्री क्रेडिटर किसे कहते हैं। तो ये लायबिलिटी के अंतर्गत है क्योंकि ये चुकाने हैं हमको, परंतु सन्ड्री क्रेडिटर वो व्यापारी हैं जिनसे आप माल उधारी में खरीद रहे हैं और ये आपको कुछ दिनों बाद, 15 दिन, 20 दिन, जो भी आपके बीच में और उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, उनको बीच में आपको देना पड़ेगा वो, ठीक है। तो 6वीं कैटेगरी में हमने देखी। तो लायबिलिटी के अंतर्गत में आपने ये देख लिया। तो आपने एसेट्स पढ़ लिया, लायबिलिटीज़ पढ़ लिया। नाउ द फिक्स्ड लायबिलिटीज़, जिसमें कि मोर देन 365 डेज की आप क्या कर रहे हो, एक टर्म्स ले रहा हूँ जिसे आपको चुकाने के लिए 365, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अक्सर इस तरह की डेफिनेशंस जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ शायद बहुत कम अकाउंटों में यूज़ होती है, क्योंकि कोई भी लोन, ऐसा लोन जो कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर आप उसको रखते हैं तो आदमी उसको नज़रअंदाज कर देता है और वो NPA, नॉन प्रॉफिट असेट्स में गिना जाता है, ऐसा अकाउंट में होता है। तो ये एक्चुअली में इस तरह का संख्या तो है, उसका इस डेफिनेशन से है, परंतु ये कोई उपयोग करने लायक नहीं है। तो इस तरह से हम अगले चले अपने पार्ट में। तो हमने अपने पार्ट में पढ़ लिया, कैपिटल पढ़ लिया, एसेट पढ़ लिया एंड देन लायबिलिटीज़ पढ़ लिया। तो बेसिक साइकिल में हमने कैपिटल, एसेट एंड लायबिलिटीज़ को समझ लिया। नाउ वी कम टू द एक्सपेंस वाले पार्ट में आते हैं, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर एक्सपेंस क्या है? याद रखिए, ये हम लोग अभी यहाँ पर एक्सपेंस को समझ रहे हैं, तो ये डेबिट साइड ग्रुप है। यहाँ पर जो भी ग्रुप दिए गए हैं ये डेबिट साइड ग्रुप हैं और इस तरफ में जो भी ग्रुप दिए गए हैं वो क्रेडिट साइड ग्रुप है। तो ये बहुत अच्छे से हम लोग समझ लें, ये डेबिट साइड ग्रुप है और ये आपके क्रेडिट साइड ग्रुप है। तो क्रेडिट साइड को हम लोग हल्के में ना लें, है ना, इन्हें हमको वापस ले जाना होता है। ये चीज़ हमारे पास में आ चुकी है, जिसे हम बिजनेस कर सकते हैं।
बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, तो डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस हैं हमारे। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई? एक्सपेंसेस हमने आपको बताया कि हमारे बिजनेस यदि चालू हो गया है और उसको चलाए रखने के लिए हमको दैनिक रूप से कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं जो कि बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। हम कोई भी एक्सपेंसेस बेवजह नहीं करते हैं जब तक ज़रूरत ना हो। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ज़रा हम देखें। तो एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पर चौथी कैटेगरी में रखा हुआ है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलिए समझते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब भी हम कोई धंधा चालू करते हैं और धंधे या बिजनेस में हमारा प्रोडक्शन करने का यदि हम काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन करने का मतलब है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि हमारे को खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन खर्चा हो रहा है, परंतु वो कोई निर्माण का काम है। निर्माण का काम, मान लो इनके साथ फर्नीचर बनवा रहे हैं, फर्नीचर में आपने बहुत सारी कच्चे मटेरियल्स का प्रयोग किया, जैसे कि आपने लकड़ी का प्रयोग किया, उसमें प्लाई का प्रयोग किया, उसमें सनमाइका का प्रयोग किया, उसमें फेविकोल का प्रयोग किया आपने। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, रॉ मटेरियल्स विच आर यूजिंग इन द प्रोडक्शंस। तो आपने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का प्रयोग किया जो कि किस में थे, प्रोडक्शन में थे। अब ये सारे चीज़ें जो आपने की ये खर्चे हैं, परंतु इनको कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, लागत मूल्य बोलेंगे। तो ये इस तरह के खर्चे बिल्कुल अच्छी तरह से समझें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इस तरह के सारे खर्चे जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट का निर्माण करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात आए तो उससे प्रोडक्शन बात करना समझना। तो समझ चुके होंगे आपने कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। व्हाट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? याद रखें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? अब हमने बिजनेस चालू कर दिया इन केस, और बिजनेस चालू करते साथ में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? बिजनेस में हम अपने एसेट्स को मेंटेन करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। मेंटेन मैनेजमेंट मीन्स कि यदि एसेट्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो हमने भाड़ा दिया, यदि हमने उसको केयर करने के लिए सफाई कराई है तो कुछ कराया, यदि हमें सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स करना है तो हुआ हमारा। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को रखा है सैलरी पर उस तरह के केयर करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, तो सैलरी एक तरह से एक्सपेंस होगा। हमने बिजली का बिल दिया, हमने सफाई कराई, किसी भी तरह के देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस विच इज द मेंटेन और मैनेज के लिए है, मेंटेन एंड मैनेज के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ है कि आपको ये मेंटेन और मैनेजमेंट के लिए आपने इन सब का प्रयोग किया है। तो मेंटेन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेंटेन एंड मैनेजमेंट के लिए जो खर्चे आप करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। मेंटेन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? मेंटेन एंड मैनेजमेंट के लिए। तो कौन सी चीज़ें प्रोडक्शन कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जैसे इसी का उदाहरण आप अच्छी तरह से समझिए। जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा, अब यहाँ मोबाइल की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, कहानी देखनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री में गए तो हम जाके देखेंगे कि मोबाइल के कोई भी मोबाइल किसी फैक्ट्री में निर्माण हो रहा है तो उसके लिए प्लास्टिक का उपयोग किया होगा, एलसीडी स्क्रीन लगाई होंगी, और जो भी मदरबोर्ड सर्किट उसका यूज़ हुआ होगा, और भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स यूज़ किए होंगे। तो इस तरीके से वो कई जगह से खरीदे गए होंगे, एंड देन असेंबल्स किया गया होगा, उसका निर्माण किया गया होगा। तो ये सारे जो भी छोटे छोटे पार्ट हैं, ये एक तरह के एक्सपेंसेस हैं, इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। ना कोई प्रोडक्ट बन चुका मोबाइल का, ना उसकी पैकेजिंग की, एंड देन मार्केट में उसको सेल के लिए ले आए। तो अब हमने सेल किया, तो सेल में हम अगर मान लो कोई भी टैक्स चुका रहे हैं, टैक्स तो ड्यूटीज़ के अंतर्गत है, कोई हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे रहे हैं, कोई हम पब्लिसिटी करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी इसके बाद जितने पार्ट होंगे एक्सपेंसेस के तरीके के, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हमने प्रोडक्ट किया, यूज़ किया, एंड देन इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, बाद में जो भी पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग क्या है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे वो। तो मेंटेन और मैनेजमेंट के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। अब एक और एक्सपेंसेस हो सकता है कि अगर कस्टमर ने अगर वो प्रोडक्ट खरीद लिया है, खरीदने के बाद में वो उसको मेंटेन कर रहा है ना, मेंटेन करने के दौरान पर अगर मान लो उसमें कुछ खराबी आ गई है तो वो सुधरवा रहा, तो जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगी या रिपेयरिंग चीज़ें होंगी वो भी क्या होंगे, एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। तो जो भी हिस्ट्री में जो भी बना प्रोडक्शन के लिए यूज़ हुए खर्चे और उसके आफ्टर सेल के बाद में जो भी खर्चे, वो इनडायरेक्ट में आ जाएंगे और पहले वाले डायरेक्ट में आ जाएंगे। तो एक्सपेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे। नाउ वी कम टू लास्ट, इनकम पे आते हैं। व्हाट इज द इनकम्स? तो यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या आएगी? इनकम्स आएगी। व्हाट इज द इनकम्स? अच्छी तरह से हम समझ लें तो इनकम क्या है?
इनकम्स को समझेंगे। इनकम को हम लोग डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम दो कैटेगरी में बांटते हैं। डायरेक्ट इनकम क्या कहलाती है भैया? डायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम्स को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? जो कि रेगुलर इनकम है, क्या इसको हम बोल सकते हैं रेगुलर एंड प्रोफेशनल, ये डायरेक्ट इनकम कहलाती है। जबकि इनडायरेक्ट इनकम्स क्या कहलाती हैं? जो टेम्परेरी इनकम कहलाती है। तो टेम्पररी जो भी इनकम कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी? इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगी। और जबकि वहीं पर आपकी क्या है? रेगुलर, जो अक्सर हमेशा होती रहेंगी और प्रोफेशनल रूप में होती है, जिनका आप क्या है कि बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, लाइसेंस आदि फीस वगैरह चुकाते हैं और आपको लोग उस नाम से जानते हैं कि आप ये काम करते हैं और उससे आपको आय होती है, ऐसी इनकम को हम लोग डायरेक्ट इनकम्स कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे डायरेक्ट इनकम क्या है और इनडायरेक्ट इनकम क्या है। तो ये आपकी क्या है? इनकम की कैटेगरीज में आती हैं और इस तरीके से आपका क्या है? ये पार्ट होता है। चलिए अब हम सीखते हैं कि ये किस तरीके से ट्रांजैक्शंस में उपयोग की जाती है। तो किस तरीके से इसका ट्रांजैक्शंस में प्रयोग किया जाता है, आगे हम किस तरीके से इसे क्लासीफाइड करते हैं। चलिए इसके लिए हम एक उदाहरण आपके समक्ष रखते हैं। उदाहरण देखना ज़रूरी है। ये एक हमारा ट्रांजैक्शंस है या डेली रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें हमने क्या है कि एक उदाहरण इंडिया फैशन क्लॉथ स्टोर का दिया हुआ है। इसमें 1 अप्रैल से एक ट्रांजैक्शन हुआ 15 अप्रैल तक, कुछ हमने देखे। तो एक व्यक्ति है जिसने बिजनेस चालू किया है कैसे, और उसने लागत शुरू में 3,50,000 रुपये लगाई है। उसने अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए सौदा किया भवानी क्लॉथ से 1,10,000 रुपये का। अब चूँकि वो कोई दुकान लिया है तो रेंट पे लिया, उसका रेंट पेड किया, इलेक्ट्रिक बिल दिया 1150 रुपये का, और उसके बाद में सामान बेचा, एक व्यक्ति को बेचा है, मोहन को, तो सामान बेचा। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स आप देखें। गुड सेल्स, वैशाली क्लॉथ, गुड फ्रेट पेड, सैलरी पेड टू विनय, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, अब जिसको खरीदा उससे पैसा रिसीव करना चालू हो गया। इसी तरीके से आपका क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम वैशाली क्लॉथ, क्योंकि सेल किया है तो वैशाली क्लॉथ से, तो इस तरह से उसने 35,000 रुपये का पैसा प्राप्त कर लिया। एक ट्रांजेक्शन एंट्री इस तरीके की कि उसने अपने लिए ही एक शर्ट अपने ही स्टॉक से ले ली। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कुछ होए तो स्टॉक में एंट्री तो परचेस अकाउंट में होती है, ठीक है, जब आता है माल, परंतु जाता है तो सेल से होती है। तो ऐसी स्थिति में जबकि प्रोपराइटर खुद ले रहा है तो हम परचेस से उसे उठा रहे हैं। एक और खर्चा आपने बताया शॉप वाइट वॉश 15,000 रुपये का, 1,500 रुपये का। नाउ हाउ कैन क्लासीफाई दिस ग्रुप इन आवर लेजर अकाउंट? तो किस तरीके से हम इन अकाउंट्सों को जो इसमें बताए गए इस तरीके से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे लिंक करेंगे। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पास में जो सामने एक्सरसाइज या जो भी डेली ट्रांजेक्शन्स आएंगे वो इस रूप में होंगे। हमको इस रूप में उसको कन्वर्ट करना है जिससे कि हम उन्हें टैली में ट्रांजेक्शन एंट्री के रूप में कर पाएँ। तो ये बहुत ही आवश्यक है, इसको समझिए। हमने लास्ट टाइम एंट्रीज में समझा था, जब इस तरीके से हम करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में इनको प्रत्येक ट्रांजेक्शन को 2 भागों में बांटते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि प्रोपराइटर ने बिजनेस चालू किया तो प्रोपराइटर अकाउंट्स क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। देन इसके बाद में आपका भवानी क्लास से आप माल खरीद रहे हैं तो भवानी क्लास से माल आपका आया और माल आपके पास आया तो गुड परचेस। 100 रेंट चुकाया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया तो 100 रेंट पे किया तो डेबिट हो रहा है। ये आप इसको गौर से देखें, इलेक्ट्रिक बिल पे किया तो इलेक्ट्रिक बिल डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मोहन अकाउंट, आपका माल खरीद रहा है मोहन तो मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है, गुड सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसी तरीके से आपका वैशाली क्लॉथ अकाउंट डेबिट हो रहा है, गुड सेल अकाउंट, तो ये इसी की क्लासीफाइड है। नाउ यहाँ पर मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपके 4 अकाउंट जो कि आपके बिजनेस के होते हैं, कैश, बैंक, सेल्स और परचेस, वो इस कैटेगरी में रखे हैं, और बाकी के जो भी पार्टी हो गए या इनकम एक्सपेंस के हो गए और माल से संबंधित हो गए वो आपने इस कैटेगरी में रखा, डेबिट क्रेडिट बताए। नाउ इन अकाउंटों को जब आप इसे आइडेंटिफाइड कर लेंगे, हमको इस तरह से उनको लिंक करना है। किससे लिंक करना है? देखिए यहाँ पर लिंक किससे करना है? टैली में पहले से अकाउंट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब 5 अकाउंट्स तो वो जो आपके कैपिटल, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम दिए ना, उनके सब कैटेगरीज अकाउंट्स भी टैली में 28 ग्रुप में दिए गए। तो ये सब दिए, पर क्या नहीं दिया गया?
टैली में आपके अकॉर्डिंगली, यूजर्स के अकॉर्डिंगली जो यूज़ की जाने वाली एक्सरसाइज के लिए कुछ नहीं दिया गया। आपको ही उनको पहचानना है, सब कैटेगराइज करना है एंड देन उनको पहचान कर कैपिटल देना है, असेट देना है, लायबिलिटीज़ देना है, इनकम देना है, एक्सपेंस देना है, या जो भी देना है आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर पढ़ा दिया है। तो मैं समझता हूँ अब आप एक थोड़ा सा आइडेंटिफाइड करना सीख गए होंगे और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ हमने वहाँ पर कैटेगराइज किया प्रोपराइटर को। प्रोपराइटर को हमने किस अकाउंट के अंतर्गत में रखते हैं भाई? कैपिटल के अकाउंट में। देख लीजिए, तो प्रोपराइटर क्लासिफाइड करना आपको, प्रोपराइटर को अंडर द कैपिटल अकाउंट रखेंगे। भवानी क्लॉथ से माल खरीदा तो भवानी क्लॉथ आएगा। मैंने आपको बताया था ऐसे शख्स जिनसे कि आप उधारी में माल खरीदते हैं उनको सन्डे क्रेडिटर के अंतर्गत में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भवानी क्लॉथ को किसके अंतर्गत में रखेंगे? अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसी तरीके से गुड परचेस, ये लाल मैंने बताया 4 आपके अकाउंट है, ये हर एक्सरसाइज में कंपलसरी आते ही आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या इधर पर आपका क्या है? गुड परचेस हम लोग परचेस अकाउंट के अंतर्गत में रखेंगे। शॉप रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस के अंतर्गत में रखेंगे। शॉप अकाउंट अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों रखेंगे भाई? क्यों रखेंगे? क्योंकि शॉप रेंट हमारा मेंटेन और मैनेजमेंट एक्सपेंस है, ये कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये कोई लागत मूल्य नहीं है, ना तो हम प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट कॉस्ट है ये। इसी तरीके से शौहन हमने बनाया। शौहन एक व्यक्ति है जिसको हमने माल बेचा है, तो माल बेचने वाले ऐसे शख्स जिनको उधारी में माल बेचते हैं सन्डे डेटर्स में रखते हैं। इलेक्ट्रिक बिल अगेन मेंटेन और मैनेजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैशाली क्लॉथ, चूँकि ये भी एक तरह का व्यक्ति है जिनको हम माल बेचते हैं, तो माल बेचने वाले ऐसे व्यक्ति को सन्डे डेटर्स के अंतर्गत में रखते हैं। और भाड़ा चुकाया, तो ऐसे कुछ खर्चे होंगे भाड़े के या स्टेशनरी के, सफाई के, इन तरह के खर्चों को जनरल एक्सपेंसेस कैटेगरी बना दें और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दें। कोई भी माल बेचना है तो गुड सेल अकाउंट और गुड परचेस हमको बनाने पड़ेंगे। तो माल के लिए गुड सेल और गुड परचेस खरीदने के लिए, सेल बेचने के लिए, इनको सेल के अंतर्गत में रखेंगे। एंड देन आपको इसके बाद में कैश अंडर द कैश अकाउंट में, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कैश अकाउंट हमको पहले से ही बनाया मिलता है, तो ये प्राइमरी है, ये हमको बनाना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। इसलिए कैश का निर्माण ना करें। एक चीज़ और ध्यान दें कि रूल के हिसाब से कोई भी अकाउंट 2 बार नहीं बनाया जा सकता, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से नोट कर रहे हैं कि एक भी अकाउंट 2 बार नहीं बनेगा, नहीं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट की एरर भी देगा और वो आप ही कंफ्यूज होंगे उसमें। आपको एक यूनिक अकाउंट बनाना है, जो भी बनाना है उसका दूसरी कॉपी ना हो। तो अगर मान लो आपके 2 बार ट्रांजैक्शन हो, 5 बार ट्रांजैक्शन हो, 10 बार ट्रांजैक्शन हो, अगर मान लो एक ही ट्रांजैक्शन में वो चीज़ लेजर कई बार आ रहा है तो उसको एक बार बनाना है। अगर मान लो वो 5 बार आ रहा है तो 4 बार अगली बार नहीं बनाना, कि 4 बार एंट्री उसी अकाउंट में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा शायद कि कोई भी अकाउंट एक बार बनाएंगे और कई बार यूज़ करेंगे उसका। समझ लिया आपने? एक बार बनाएंगे और उसका कई बार यूज़ करेंगे, तो केवल एक बार बनाना है। और यहाँ पर कैश चूँकि हमको नहीं बनाना होता है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी अकाउंट है, ऑलरेडी बनाया हमको मिलता है। ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल्स होता है। समझ लिया आपने? ऑलरेडी अवेलेबल्स होता है। ठीक है, और बैंक आपको बनाना पड़ेगा उसकी ब्रांच के नाम से, या जो भी जिस भी बैंक का होगा उसके नाम से आप बना सकते हैं। इसको बैंक अकाउंट के अंडर में रखते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको टैली में पहले से मिलेंगी, फिर से मैं बता दूं टैली में ऑलरेडी मिलेंगी। दूसरा नोट कर लें, कोई भी अकाउंट याद रखें, नोट, कोई भी अकाउंट 2 बार आप नहीं बनाएंगे तो डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं है। या इसको हम सीधे से कह सकते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री डज नॉट अलाउड। तो डुप्लीकेट एंट्री, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और मिस कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इसके अंतर्गत में एक और अकाउंट्स होता है। वो अकाउंट्स कौन सा होता है? सेल्स और परचेस अकाउंट। तो ये चूँकि इन्हीं का हिस्सा है सेल्स अकाउंट। तो जो परचेस अकाउंट्स होता है वो डेबिट साइड में होता है, परचेस अकाउंट। ये 5 अकाउंटों में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ठीक है, एंड देन स्टॉक के अंतर्गत में है ये, क्योंकि जो खरीदी स्टॉक की होती है उसके अंतर्गत में इसको लिखा जाता है सेल्स। ये क्रेडिट होता है ऑलवेज, इसलिए क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है इसको, ये आपका डेबिट होता है। तो अच्छी तरह से देख लें
कि सेल्स और परचेस अकाउंट भी इसके अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, नाउ हमने अब तक क्या क्या समझ लिया, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अकाउंट्स ग्रुप पढ़ा हमने। अकाउंट्स ग्रुप में 5 प्रकार के अकाउंट पढ़े, कैपिटल, असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस। चूंकि ये साइकिल है, साइकिल में कैपिटल लगाई, असेट बनी, लायबिलिटी ली, एक्सपेंसेस किया, इनकम कमाई, देन अगली बार यही इनकम फिर से कैपिटल बनी। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इन 5 को 28 ग्रुप में हम लोग तब्दील करते हैं टैली में, जो कि टैली में तो हमने पहला नंबर कैपिटल, दूसरा नंबर असेट्स, तीसरा नंबर लायबिलिटी, चौथा नंबर एक्सपेंसेस और 5वां नंबर हमने इनकम्स के रूप में समझा और इसको डिटेल से समझा। ठीक है, देन इसके बाद में हमने एक एक्सरसाइज में इसको इम्प्लीमेंट किया। ये एक्सरसाइजेस कोई भी हो सकती है, आपकी खुद के अकाउंट्स की हो सकती है, किसी भी शॉप की हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है। आप इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को पहले लिख लें एंड देन इनको कैटेगराइज करें कि क्या हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट, एंड देन इसकी जनरल एंट्री आप इस तरह से करेंगे तो अपने आप ही कैटेगराइज हो जाएंगे। देन इसके बाद में इनके लेजर का नाम निर्धारण आप खुद करें। ये नाम निर्धारण करके आप टैली में कौन से अकाउंट से इससे मैप करेंगे ये चीज़ देखें। प्रोप्राइटर मैप होगा कैपिटल से, भवानी क्रॉस संडे क्रेडिटर से, गुड परचेस, ये अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंगली है। एंड देन इस तरीके से आप सारे लिंकों को मैप करते हैं एंड इसके बाद में आप सारे ट्रांजेक्शन्स को कर लेते हैं। आगे हम सीखेंगे कि इनको हम किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को टैली में बनाते हैं, एंट्री करते हैं और इनका कंप्यूटराइजेशन कैसे होता है, स्टेप्स क्या होते हैं। चलिए, तब तक के लिए हम लोग यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू।